दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी के हिंदी मीडियम के टॉपर रहे रवि कुमार सिहाग की यूपीएससी कॉपी देखेंगे कि उन्होंने अपने यूपीएससी के आंसर को कैसे लिखा था, ताकि वो उन्होंने सबसे बेहतर रैंक सिक्योर की और पूरे इंडिया में उनकी 18वीं रैंक थी। अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट वो उनमें से एक रवि कुमार सिहाग का था। तो देखेंगे कि इन्होंने मेंस की कॉपी कैसे लिखी। अभी 2-3 दिनों पहले ऑनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर टेस्ट लिया गया था। आप स्टूडेंट बड़ी संख्या में वहाँ पर अपने आंसर को लिखकर आपने सेंड किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। कई बच्चों ने लगातार पैराग्राफ में आंसर लिखना शुरू किया। तो एक बार देखते हैं कि ये जो आपके टॉपर हैं हिंदी मीडियम के रवि, वो कैसे आंसर लिखते हैं और इस टेक्निक को आज से आप अपने आंसर में डालने की कोशिश करें। ठीक है, अब जब भविष्य में आपसे को टेस्ट लिखने को दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखने को दिया जाएगा, तो इसी तरीके से जैसे रवि लिखते हैं वैसे आप लिखने की कोशिश करें। यकीन मानिए कि इस कॉपी को देखने के बाद मेरा दावा है, अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो यूपीएससी का है उसमें आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। ये रवि मीडियम हिंदी दिल्ली में इन्होंने लिखा था। चलिए ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं इनकी कॉपी। ठीक है, और प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा बचें। मैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को लेता हूँ। नंबर इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भाई, क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान है? इससे संबंधित वाद विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो कॉपी है, ये कॉपी बिल्कुल रवि कुमार सिहाग की आप ये करिए कि दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये टॉप रैंक है, 18वीं रैंक है इनकी। अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट हिंदी मीडियम का जो रहा उनमें से एक रवि कुमार सिहाग की। उससे पहले निशान जैन 2014 में थी, वो पहले की है। अभी लेटेस्ट जो है वो इन्हीं की है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत ये कहाँ से करते हैं। क्वेश्चन है कि राजद्रोह कानून के बारे में, राजद्रोह कानून को जारी रखा जाए, ये वैध तर्क है, जारी रखा जाए नहीं रखा जाए, इस पर जो वाद विवाद है इस पर चर्चा करनी थी। अब सीधा रवि कुमार सिहाग क्या करते हैं, कई लोग क्या करेंगे, लोकतांत्रिक भाव राजद्रोह कानून के बारे में बताना शुरू कर, इतिहास शुरू कर देंगे। नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जैसे शुरू किया इन्होंने क्या, आईपीसी की धारा 124A के तहत विद्यमान राजद्रोह कानून विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया कि भैया आईपीसी की धारा 124A जो है वो प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है किसका, राजद्रोह कानून का। और राजद्रोह कानून है क्या, वो भी इन्होंने सिर्फ एक लाइन में डिस्कस कर दिया, खत्म मामला। अब राजद्रोह कानून पर कुछ नहीं लिखना है एक लाइन में, क्योंकि भैया मैं आपको बताऊं कि 200 से 250 शब्द आपको अगर लिखने हैं तो आपको ये क्या है, इतना जो शॉर्ट है टू द पॉइंट लिखोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज फिर आपको स्पेस ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर तो लिख दिया। अब ये आगे इन्होंने क्या हेडिंग डाला कि जारी रखना चाहिए इसके पक्ष में, यानी कि जो राजद्रोह कानून है वो क्या जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए। तो जारी रखना चाहिए, तो क्यों जारी रखना चाहिए ये कानून, इसके पक्ष में। देखो सीधा सीधा आप इसको थोड़ा सा अपनी आंसर राइटिंग में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जैसे जारी रखना चाहिए पक्ष और पहला पॉइंट से डाला, सीधा सीधा लंबा लंबा लिखने की कोशिश मत करें। ठीक है, तो भैया पहला क्या है, जन विरोधी तत्वों से निपटने में, यानी कि जो राजद्रोह, अगर आप देश के खिलाफ किसी प्रकार का आप एक्टिविटी में शामिल होंगे तो क्या है, तो ऐसे में ये कानून क्या है, आपको क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं डिटेन करेगा, आपको आप पर कार्रवाई करेगा। तो ये क्या है, ये इसके पक्ष में है कि जन विरोधी तत्वों से निपटने में ये कामयाब होगा। और दूसरा डायरेक्ट डाला उन्होंने कि जन भावना प्रदर्शित करने वाली सरकार को सुरक्षित रखने हेतु। फिर तीसरा क्या है, असामाजिक अलगाववादी भावनाओं पर अंकुश लगाने, यानी कि असामाजिक अलगाववादी मतलब कि जो मतलब देश को, ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहें, ऐसी भावना ऐसी सोच को यहाँ पर क्या है ये अंकुश लगाएगा, लगाम लगाएगा। बस खत्म, यानी पक्ष में इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट दिया। अब देखिए मेंस का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, ये टेक्निक आपको सीखनी होगी। ठीक है, अब विपक्ष में क्या है, मतलब ये कानून जो है पहले इन्होंने लिखा ये कानून जारी रखना चाहिए, इसके पक्ष में क्या लिखें। अब आगे हेडिंग डालें इसके विपक्ष में क्या लिखें, यानी कि जो कानून है आपका वो जारी क्यों नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि
क्योंकि दुरुपयोग की संभावना, यानी कि कई लोग ये देशद्रोह का मुकदमा लोगों पर लगा देते हैं, गलत तरीके से भी लगाया जा सकता है, तो ये क्या है, इसलिए जारी नहीं रहना चाहिए। वह फिर क्या लिखा दूसरे पॉइंट में, अपराध सिद्धि दर कम, 2015 से 19 के मध्य 191 मामले केवल आए, यानी कि मामले कम हो रहे हैं, इसलिए भी इस कर जो है इस तरह से इसका दुरुपयोग का मामला। बाकी इन्होंने लिखा सरकार के प्रति असंतोष, राष्ट्र के प्रति असंतोष नहीं, ठीक है। फिर लिखा इस कानून के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही सजा है। कहने का मतलब यह है कि आप इस टेक्निक को समझिए। टेक्निक का मतलब यह है कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो ये लंबे लंबे पैराग्राफ से लिखने के बचें, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट यूज करें। फैक्ट का मतलब यह है कि तथ्यों का यूज करें। जैसे यहाँ पर क्या है, इन्होंने यहाँ पर फैक्ट डाल दिया, क्या 2015 से 19 के मध्य 191 मामले आए, और यहाँ पर 2% मामले। यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैक्ट डाला। तो अपने आंसर में जब आप फैक्ट डालते हैं, तथ्य डालते हैं, तो वो आंसर और ज़्यादा क्या हो जाता है, एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर की आंखों में जब जाएगा, वो ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने की कोशिश करता है वो फैक्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है, फिर कहते हैं कि लंबी ट्रायल प्रक्रिया होती है और मीडिया ट्रायल देशद्रोहियों का दर्जा, मतलब कहने का है। अब देखिए उसके बाद वह पक्ष विपक्ष में इन्होंने लिखा फिर आगे की राह, यानी कि इस कानून में आगे की राह क्या होनी चाहिए। कानून में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय के केदारनाथ वाद, बलवंत सिंह वाद 1995, कॉमन कॉज मामले के अनुरूप परिभाषित परिवर्तन हिंसा शब्द का समावेश है। कहने का मतलब यह है कि आगे की राह, मतलब अब ये क्या किया इन्होंने कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ठीक है, इस पर आगे क्या होना चाहिए। अब देखिए कहने का मतलब ये पॉइंट्स में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पॉइंट्स में। मेरा जो ये मतलब है दिखाने का कि पॉइंट्स में सीधा सीधा लिख रहे हैं, फैक्ट का यूज कर रहे हैं। विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट, फिर देखिए UAPA अधिनियम, ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है और टू द पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं, असहमति व लोकतंत्र साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लोकतंत्र में असहमति को दबाने पर यह विरोध का रूप धारण कर सकती है। इस रूप में उक्त कानून में संशोधन समय की मांग है। यानी कि निष्कर्ष जो आप लिखे, कंक्लूजन लिखें, वो क्या है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि नपा तुला जो निष्कर्ष है वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या पाया, यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि भाई जो आंसर है वो क्या है, जो आंसर आपका है वो टू द पॉइंट। अच्छा, टू द पॉइंट अगर आपको कॉपी चेक करके आपको दी गई यहाँ पर हमारे एंड से, तो वहाँ पर अगर लिखा गया कि आपके कॉपी में कि टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट का यही मतलब होता है कि आप पॉइंट्स में, इस तरह से पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखने से बचें। और क्या है भाई, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, फैक्ट डालना है। फैक्ट मतलब तथ्य, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें आंकड़े डालें, अनुच्छेद का प्रयोग कर दें। जैसे इन्होंने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में इन्होंने आईपीसी की धारा से शुरुआत कर दिया कि 124 धारा 124A के तहत ये क्या है, इसका प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, आंकड़ों का प्रयोग करें। और इस तरह के देखिए, आप ये लंबे लंबे पैराग्राफ अगर आप लिखोगे तो आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, 3 घंटे में। और ये 20 क्वेश्चन के जवाब आप कैसे दे पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है टू द पॉइंट लिखें, लंबे लंबे पैराग्राफ से बचें। इसलिए आज ये कॉपी डिस्कस की गई कि आप जो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हैं वो अब से क्या करें, अब से इस तरह से आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, आज कि जो आपका ये सेगमेंट था वो यही था कि भाई आंसर इस तरीके से आप लिखें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।